हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सेतु के अंदर। हम जीरो टू हीरो बैच के अंदर 9th क्लास मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर कवर कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.4 के कुछ बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, बट उससे पहले आज के लेक्चर में हमें एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी कवर करनी है। तो सारी आइडेंटिटीज हम पहले ही कवर कर चुके हैं। नहीं, एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी बची थी, तो हम वो आज कवर करते हैं। सो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, सो बेसिकली हमारी एक आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसको आज हमें कवर करना था। बेसिकली हमारे बच्चे के कुछ क्वेश्चंस में आइडेंटिटी बहुत यूजफुल है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये पूरी की पूरी टर्म इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इस पर्टिकुलर x का मल्टीप्लाई इन सब में करूं, फिर y का मल्टीप्लाई इन सब में करूं, फिर z का मल्टीप्लाई इन सब में करूं, तो लास्ट में मुझे ये प्रॉपर टर्म मिल जाएगी। ठीक है, करके देखिए सॉल्व इसको। चलिए करते हैं। क्या लेंगे इसमें? टेकिंग व्हाट? टेकिंग द RHS, राइट हैंड साइड लिया। तो राइट हैंड साइड में क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं x का मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी टर्म के साथ, उसको मैं लिखूंगा फर्स्ट लाइन के अंदर। देन मैं y का मल्टीप्लाई करूंगा, उसको सेकंड में लिखूंगा। देन मैं z का मल्टीप्लाई करके थर्ड में लिखूंगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यूब, नेक्स्ट एक्स वाई स्क्वायर, देन एक्स जेड स्क्वायर, देन x मल्टीप्लाई माइनस ऑफ एक्स वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स मल्टीप्लाई माइनस ऑफ वाई जेड, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड, एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं y के साथ मल्टीप्लीकेशन। y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? y एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा y क्यूब, नेक्स्ट वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब करेंगे y का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर करूंगा y का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, देन लास्ट में मुझे मिल जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट z का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, z का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर, z का मल्टीप्लाई करूंगा मैं z के साथ तो मुझे मिलेगा z का क्यूब, फिर z का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में मुझे कैंसिल आउट करना है। मुझे देखना है कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। अगर मैं मेन इक्वेशन में देखूं तो मेरे पास क्या है? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, और ये रहा मेरा एक्स क्यूब, ये रहा मेरा वाई क्यूब, ये रहा मेरा जेड क्यूब। मेरी टर्म में ये तीनों टर्म होनी चाहिए। इसके अलावा जितना भी बचा हुआ है वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब मिल गया, तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब तो मेरा हो गया। ठीक है, बाकी बचे हुए टर्म्स क्या है? 3xyz चाहिए। मुझे ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे एक माइनस एक्स वाई जेड मिल रहा है, यहाँ पे एक माइनस एक्स वाई जेड मिल रहा है, यहाँ पे एक माइनस एक्स वाई जेड मिल रहा है। जेड एक्स वाई को मैं एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप इसको। तो इसको मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स वाई जेड मिल रहा है, यहाँ पे एक एक्स वाई जेड मिल रहा है, यहाँ पे एक एक्स वाई जेड मिल रहा है। तो ये तीन 1 2 3
क्या हो जाएगा -3xyz। सर हमारी पूरी की पूरी टर्म आ गई, बाकी की फिर बचे हुए का क्या होगा, बचा हुआ कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, इसको इससे कट किया। ये एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है, ठीक है, एंड ये जेड एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, ये एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है। सिमिलरली हमारे पास ये रहा, हाँ ये जेड स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको भी एक्स जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो कहीं पे क्या होगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ प्लस वाई एक्स स्क्वायर मिला, ये कैंसिल आउट। ये तो हो चुका है, बचा जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट। सिमिलरली वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड एंड माइनस वाई जेड स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर जेड। देखेंगे तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो चुकी है, और जो टर्म्स बची थी वो इक्वेशन के बराबर आ चुकी है। क्लियर? सो हमने इसका वेरिफिकेशन भी देख लिया है आज। क्लियर? सो एक नई आइडेंटिटी थी हमारे पास, जिसको हमें यूज करना है हमारे आने वाले क्वेश्चंस में। क्या है हमारी आइडेंटिटी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, आई होप आपको आइडेंटिटी समझ में आई एंड उसका प्रॉपर प्रूफ भी समझ में आया। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन करना है। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। थोड़ी देर पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी हमारी आइडेंटिटी? सर हमारी आइडेंटिटी थी अगर हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो, तो हम उसको कन्वर्ट करके लिखते थे x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सर अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट, कुछ इस तरीके की इक्वेशन या फिर आइडेंटिटी बनती दिखे, तो हम उसको इस तरीके से एक्सपांड कर देंगे। ध्यान से देखेंगे तो इस एक्स क्यूब की प्लेस पे क्या मैं इसको बिठा सकता हूँ? सर कैसे बिठाएंगे आप? हमारे पास क्या है 27x क्यूब, क्या इसको मिटाकर मैं 3x का होल क्यूब लिख दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा एंड 27x क्यूब मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े तो y क्यूब का y क्यूब है, z क्यूब का z क्यूब है, माइनस 3 x की वैल्यू क्या है हमारे पास? सर 3x है, y तो y है, z तो z है। ध्यान से देखेंगे तो मुझे ये वाली इक्वेशन इसके बराबर दिख रही है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। सर ये तो बिल्कुल सेम हो गई, इसका मतलब इसको मैं इस एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकता हूँ। चलिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इस एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? सिंपल है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की प्लेस पे क्या है, सिर्फ 3x है यहाँ पर, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया मेरा क्या, ये वाला टर्म। अंदर वाली टर्म लिखना है तो अंदर टर्म का क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस x की प्लेस पे क्या है 3x, y की प्लेस पे तो y और z की प्लेस पे z ही है, और x की प्लेस पे क्या है अगेन 3x। प्रॉपर लिखते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई 3x का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। डन, हमारे दो फैक्टर्स आ गए। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर फॉर्म को हमने उसके एक्सपांडेड फॉर्म फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको आइडेंटिटी अच्छे से समझ आई होगी, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या आ गया, प्रूफ आ चुका है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है या फिर वेरीफाई करना है, एक ही बात होती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz
इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। सर हम पिछले दो क्वेश्चंस में, सॉरी पिछले एक क्वेश्चन में हम इसी आइडेंटिटी को देखते आ रहे हैं। मुझे पता है इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्यूब है प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका एक्सपेंशन मुझे पता है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये पता है मेरी आइडेंटिटी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी इसके बराबर है। सबसे बेटर तरीका है इसका कि मुझे x प्लस वाई प्लस जेड और ये x प्लस वाई प्लस जेड सेम दिख गया, तो मुझे इसे छेड़खानी बिल्कुल करना ही नहीं है। ठीक है, मेरा काम किससे है, मेरा काम क्या बचेगा, अगर इस हाफ को मैं इसके साथ लिखूं कुछ प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। मल्टीप्लीकेशन में मैं हाफ को आगे लिखूं पीछे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। हमारे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड मैच हो गया। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये इसके बराबर है, तो मेरा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हमने एलएचएस तो मैच करवा लिया है क्योंकि हमारी आइडेंटिटी पता है हमें। हमारा राइट हैंड साइड से एक टर्म पूरा मैच हो चुका है। किसको मैच करवाना बचा है, हाफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर और इस टर्म को। सर अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं, इसको सॉल्व करके इस टर्म के बराबर ले आओ, तो यस हमारी ये टर्म इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सो हमें क्या प्रूफ करना है कि हाफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन के बराबर है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल सा फॉर्मेशन है, एक्सपांड कर देंगे इसको। ठीक है, हाफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2zy प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर दो बार रिपीट हो रहा है, एक्स स्क्वायर दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी प्लेस में मैं क्या लिख दूं, इसकी प्लेस में मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर भी दो बार रिपीट हो रहा है तो 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी दो बार रिपीट हो रहा है 2z स्क्वायर, 2xy एक ही बार है तो 2xy लिख दिया सिंपल, 2yz भी एक ही बार तो लिख दिया और 2zx भी एक ही बार है तो लिख दिया मैंने। ध्यान से देखेंगे तो इन सब में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 2 2 2 2 2 2 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं काम करूं इन सब के 2 को कॉमन निकाल दूं बाहर। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने इसी में कर दिया कि मैं 2 को बाहर निकाल दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सर ये पूरी टर्म इसके बराबर आ गई। ध्यान से देखेंगे आप तो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या करा, हमने सिर्फ आइडेंटिटी लिखी और उसके एक पोर्शन को हमने प्रूफ कर दिया, जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सिर्फ 4 लाइन में सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा आरएचएस लिखेंगे, आरएचएस लिखने के बाद उसको पूरा सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। अगर हमें आइडेंटिटी अच्छे से पता है और याद है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रूफ करना है अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हुआ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होगा। सर इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, देख कैसा लग रहा है।
लेकिन लेकिन आज के पूरे लेक्चर गेम चेंजर हम पढ़ चुके हैं। आज पूरे लेक्चर गेम चेंजर कौन था? सिर्फ एक आइडेंटिटी। कौन सी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। आज की क्लास का हीरो कौन है? आज की क्लास का हीरो है ये आइडेंटिटी, क्योंकि इस पर ही सारे क्वेश्चन बेस्ड है। ये प्रूफ भी इससे ही सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमें क्या गिवन देके रखा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा? 3xyz के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ध्यान से देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड 0 हुआ, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, तो रिटर्न क्या मिलेगा मुझे? 0। और इस साइड में क्या चल रहा था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, इतनी बड़ी टर्म का मल्टीप्लाई 0 से कर दिया। सर 0 क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो क्या होगा? तो ये हो पाएगा क्या? देखते हैं ध्यान से। तो क्या बच रहा है लेफ्ट साइड में? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये z ये पूरी की पूरी टर्म किसकी है? यहाँ पर माइनस की है। इस पूरी की पूरी टर्म को अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस में। तो क्या आएगा मेरा आंसर? मेरा आंसर सिंपल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। यही प्रूफ करना था हमें। किस केस में? जब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होगा। ठीक है सर, ये हमने क्यों पढ़ा? बेसिकली एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि सबसे पहले आपको एक फॉर्मेशन दिया जाएगा आइडेंटिटी के फॉर्म में। अब आपने इसको प्रूफ कर लिया यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली इस पर बेस्ड होंगे जिससे आपका सॉल्यूशन इजी हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो our next question is, without actually calculating the cubes find solution। सिंपल, हमारे पास 3 नंबर है, 3 नंबर्स का क्यूब है, हमें क्या करना है? उनका क्यूब निकाल कर उनको ऐड करना है। बट हमें एक्चुअली में क्यूब फाइंड आउट नहीं करना है। तो सर इस केस में क्या किया जाए? हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? याद कीजिए, हमने इससे थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी। कौन सी थी? कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा 3xyz के बराबर अगर x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए? 0 हो जाए। ध्यान से देखेंगे तो ये अगर मैं इसको x क्यूब मान लूं, इसको y क्यूब, इसको z क्यूब, तो मुझे कौन सा कंस्ट्रेंट मैच कराना है? कौन सी कंडीशन मैच करानी है? सिर्फ ये कंडीशन। अगर x y z माना और ये कंडीशन मैच हो जाए तो मेरा आंसर इजीली निकल जाएगा। करके देखते हैं। अब सपोज मैंने मान लिया कि x बराबर था -12, y बराबर था 7, z बराबर था 5। मुझे क्या करना? चेक करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आता है। तो -12 प्लस 7 प्लस 5, इनका सम हो जाएगा 12। तो -12 प्लस 12 क्या? 0। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है, नाउ अगर ये 0 के बराबर आ रहा है, सो अकॉर्डिंग टू माई आइडेंटिटी जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ की थी, मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और यस, यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं -12 के क्यूब प्लस 7 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा -36। ठीक है, अब यहाँ पे आता है असली मजा। अगर सबसे पहले मैं 12 का मल्टीप्लाई करूँ 5 के साथ और 7 का मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, तो क्या आंसर आएगा? 21 मल्टीप्लाई 12 5 से -60,
ना कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, 6 1 6 6 2 12 1260, वो भी किसका आंसर होगा हमारा माइनस का 1260। ये आ गया हमारा आंसर। सर हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली क्यूब कैलकुलेट करके चेक कर लें हमारा आंसर। बिल्कुल, आइए करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट क्यूब से सॉल्व करूं, दिस इज माय आंसर। कैसे निकाला? आइडेंटिटी की हेल्प से निकाला ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। -12 का क्यूब हो जाएगा -1728। लेट मी राइट प्रॉपर्ली। देन 7 का क्यूब क्या हो जाता है 343। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर -1260 ही आएगा। ठीक है। सो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर हमारा कंस्टेंट मैच कर गया, कंडीशन मैच कर गया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बेसिकली क्या करना है, मुझे चेक करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होगा। अगर हुआ तो मुझे पता है कि मेरा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा 3xyz। सिंपल सा है, चेक करते हैं। x की प्लेस पे 28, y की प्लेस पे 15 एंड z की प्लेस पे 13। चेक कर रहे हैं 0 के बराबर है या नहीं। ठीक है, अभी नहीं देखते हैं। 28 -15 -13 -28, यस इट इज 0। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है। क्या होगा इसका आंसर 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, डन। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा। सर मल्टीप्लाई तो बहुत बड़ा दिख रहा है, चलिए इजी वे में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करते हैं 13 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 28 का मल्टीप्लाई 15 के साथ। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि 5 और 8 जब भी हम किसी इवन टर्म का मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देते हैं तो हमारे लास्ट में एक 0 आ जाता है। इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। चलिए करते हैं। सो 13 3 39, 28 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 58 120 एंड डिफरेंस 30 एंड 12 420। ठीक है, नाउ 39 मल्टीप्लाई 42, सॉरी 42 नहीं 420। ठीक है, अब क्या करें, चलिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। मैंने ये ट्रिक पहले भी क्लास में बताई थी। अगर मुझे 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले क्या करें, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 2 18, जो कैरी आया लिख दिया। फिर हम इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 9 4 36, 36 प्लस 6 कितना आंसर हो जाएगा 42। 42 में कैरी ऐड करना 1 तो हो जाएगा 43। अब कैरी कितना बचा मेरे पास 4 और टर्म्स 2 बची है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12, 12 4 16। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1638 और एक 0 था तो लास्ट में 0 आ गया है। ठीक है, आप चाहे तो प्रॉपरली सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। सपोज मैंने 100 मल्टीप्लाई किया 42 के साथ, सिंपल मेथड चलते हैं। 2 9 80, 2 3 61 7, 4 9 36, 4 3 12 एंड 3 15। तो 8 7 6 30 15 6 देखिए 1638 1638। अगर आप ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, कम स्पेस में आ जाएगा। इसमें आपको 2-3 रोज एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं आपको लेक्चर के दौरान बीच बीच में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताता रहूंगा। सो बेसिकली ये आ गया हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ वर्ड्स का खेल है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। Given possible expressions for length and breadth of rectangle in which areas are given। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन है लेंथ और ब्रेथ के लिए रेक्टेंगल की। अगर मैं बात करूं, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया बेसिक सा। ठीक है, रेक्टेंगल की 2 साइड्स होती हैं, एक लेंथ उसकी और दूसरी ब्रेथ, ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो मुझे पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है।
अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल की एरिया की तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। देखिए मैंने इसको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लिख दिया, इसका मतलब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ आर टू फैक्टर्स ऑफ एरिया। एरिया क्या है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन करने पे आ रहा है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, एरिया के दो फैक्टर्स है। अब लगता है आपको कुछ समझ में आ गया होगा। बेसिकली एरिया गिवन है, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने हैं, तो एरिया इस एक्सप्रेशन में गिवन है, लेंथ और ब्रेथ क्या है, एरिया के दो फैक्टर्स। तो मुझे क्या करने हैं, इस टर्म के फैक्टर्स निकालने हैं। ध्यान से देखकर बताइए इस टर्म में कितने फैक्टर्स निकलेंगे, इस टर्म के सिर्फ दो ही फैक्टर्स निकलेंगे। क्यों, क्योंकि मेरी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की 2, तो इसके दो ही फैक्टर्स निकलेंगे, एक हो जाएगा लेंथ, एक हो जाएगा ब्रेथ। दो फैक्टर्स निकलेंगे, एक होगा लेंथ, एक होगा ब्रेथ। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। किस क्या वे क्या होता है, अप्रोच क्या होता है इसके लिए, हमें पता है कि इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 25 एंड 12 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो कितना आंसर आ जाएगा, चलिए मैं बता देता हूँ इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। सर आपने डायरेक्ट कैसे कर लिया, क्योंकि अब तक कर करके हमें एक आइडिया लग जाता है कि इसके क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, सर इसमें हमें दिख रहा है कॉमन 5a कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या बचेगा 5a माइनस 4। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, सर इसमें कॉमन दिख रहा है 3, तो अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 4, ये माइनस का 3 कॉमन निकाला तो -3 मल्टीप्लाई -4 क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। बन गए दो फैक्टर, क्या 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। ठीक है, बेसिकली एक क्या हो जाएगा इसका लेंथ और दूसरा हो जाएगा इसका ब्रेथ, क्योंकि अभी हमने देखा कि लेंथ और ब्रेथ क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ आर नथिंग बट दे आर द फैक्टर्स ऑफ एरिया। ये किसके फैक्टर्स है, ये तो हमारे एरिया के फैक्टर्स है, और एरिया के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, हमारे लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। बेसिकली क्या करना है, अगेन हमें लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड आउट करनी है, एंड लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएंगे, एरिया के फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का, देन यहाँ पे आप उसके सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली 35y² प्लस 13y माइनस 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है हमारा 420, और 420 को हमने कुछ इस टर्म में स्प्लिट किया है 28 और 15। 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो आंसर 420 आ जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर 13y आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा है, सिंपल इसमें से 7y कॉमन निकाला है तो 5y प्लस 4 बचा। सिमिलरली इन दोनों टर्म में कॉमन क्या था -3, तो 5y प्लस 4 बचा। कॉमन टर्म्स आ गई, साथ में लिख दिया, तो एक हो गया हमारा लेंथ, दूसरा हो गया हमारा ब्रेथ, बिकॉज हमें दो फैक्टर्स मिले क्योंकि हमारी इक्वेशन की डिग्री कितनी थी, 2 थी। ठीक है, सो बेसिकली मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको रिवीजन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, वहां पे जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीख सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन we have what are the possible expressions for the dimensions of cuboid whose volumes given। बेसिकली क्यूबॉइड बना लिया, अगर मैंने ये बनाया मैंने एक क्यूबॉइड, क्या डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन डायमेंशंस होती है क्यूबॉइड के अंदर, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, उसकी कुछ हाइट होती है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। अगेन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ध्यान से देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि L, B एंड H क्या है, इसके वॉल्यूम के फैक्टर्स है। सो अगर मैंने इस एक्सप्रेशन का फैक्टर्स बना दिया तो मुझे हमारे डायमेंशंस मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्यूबॉइड के अंदर 3 डायमेंशन ही पॉसिबल है, उसका लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी हाइट। ठीक है, मूव करते हैं, तो मुझे 3x² माइनस 12x क्या करना है, इसके 3 फैक्टर बनाने हैं। कैसे बनाऊं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखूंगा तो मुझे इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है स्टार्टिंग में, यस सर 3 कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचेगा x² माइनस 4। बहुत बढ़िया,
तो 3 बन गया फैक्टर नंबर 1। बचा इस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है सर, मुझे याद है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला केस हो गया। जब हमारे पास क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिखते थे ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो वही वाला केस हो गया। लिख तो सर आप इसको फटाफट, तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। डन, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ। तो फाइनली मेरे आंसर में कितने टर्म्स आ गई? 3 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। आ गए मेरे 3 फैक्टर्स जो हमारे डिमेंशन के बराबर आ जाएंगे। दिस 3 फैक्टर्स आर नथिंग बट डिमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, जिसका वॉल्यूम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से गिवन था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 12k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20k। एनसीईआरटी बुक में 20k के पहले प्लस का सिंबल लगा है। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप उसको सही लीजिएगा। यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा, ठीक है। बेसिक क्या कहना है हमारे पास, वॉल्यूम गिवन है, हमें पता है LBH जो डायमेंशंस है क्यूबॉइड के वो फैक्टर्स होते हैं किसके? वॉल्यूम के। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाल दिया हमने तो हमें हमारा डायमेंशंस मिल जाएगा। तो 12k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20k। ध्यान से देखेंगे तो इनमें से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है? 4k एक कांस्टेंट मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5, ठीक है। अब क्या हुआ, एक मुझे फैक्टर मिल गया 4k, भले कांस्टेंट है पर मुझे एक फैक्टर मिल चुका है, ठीक है। देखिए हमारी डिग्री 2 थी तो एक कांस्टेंट निकालने के बाद में डिग्री में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट वो कांस्टेंट एज अ फैक्टर वर्क कर लेगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5 करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट, बहुत इजी है। 3y स्क्वायर इसको मैंने लिख दिया प्लस 3y माइनस 5y माइनस 5, ठीक है। इसमें से मैंने कॉमन लिया क्या? 3y, तो अंदर बचेगा y प्लस 1। इसमें से मैंने कॉमन लिया क्या? माइनस 5, तो अभी अंदर बचेगा y प्लस 1। क्लियर? तो मेरा आंसर 3y माइनस 5 और y प्लस 1 आ जाएगा। साथ ही में मेरा ऊपर एक और फैक्टर था 4k, तो हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, 1 2 3। These 3 factors are the dimension of this volume. Is that clear? ठीक है। So finally हमने एक्सरसाइज 2.4 के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया। हमने एक इम्पोर्टेंट गेम चेंजिंग आइडेंटिटी पढ़ी जिसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसकी एक अच्छी से प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल चुके हैं, उनकी लिंक शेयर कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप वहाँ से उनकी PDF को एक्सेस कर सकते हो। सो सेकेंड चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे आइडेंटिटीज कवर करी, कैसे हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए कैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बना सकते थे, डिफरेंट मेथड्स को हमने एक्सप्लोर किया, ठीक है। सो ये बाद में बहुत काम आने वाला है, सारी आइडेंटिटीज को आप अच्छे से याद कीजिएगा। मैं इनकी प्रॉपर लिस्ट बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में थर्ड चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, and don't forget to like and subscribe my channel Gyan Setu.